तो भाई वंडर वुमन 1984 रिलीज हो चुकी है, जो कि इस साल की दूसरी सुपर हीरो मूवी है एक बड़े फ्रेंचाइजी की तरफ से। और सच बताऊं तो ये बहुत ही धांसू फिल्म है। तो जब मैंने ये मूवी देखी तो मुझे बहुत पसंद आई और ये मूवी तारीफ के लायक है। तो आईबी टॉक्स के इस एपिसोड में मैं आपको वंडर वुमन 1984 का रिव्यू दूंगा और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रिव्यू स्पॉइलर फ्री रिव्यू रहेगा और आप ये वीडियो देख के भी वंडर वुमन देख सकते हैं, जहाँ पे इस रिव्यू में मैं आपको इस मूवी के डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, एक्टिंग और सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी बट विदाउट स्पॉइलर का रिव्यू दूंगा। और हम इसे पुराने वंडर वुमन से भी कंपेयर करेंगे और मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आपको ये मूवी जाके देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। तो वीडियो चालू करने से पहले हमारा परिचय तो हो जाए। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक एंड वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ। तो हम अपने सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं, इस मूवी की डायरेक्शन पे। तो भाई डायरेक्शन को लेके कोई भी सवाल उठाया नहीं जा सकता, क्योंकि हम सबको पता है पैटी जेंकिंस कितनी अच्छी डायरेक्टर हैं और वो मूवी को ऑडियंस प्लीजिंग कैसे बना सकती हैं। जहाँ पहली वंडर वुमन डीसी के पुराने थीम डार्क थीम पे बेस्ड थी, वहीं ये वंडर वुमन डीसी के नए स्टाइल कलरफुल थीम पे चली है। और हाँ, मूवी की टोन चेंज होने से भी पैटी जेंकिंस के डायरेक्शन पे तभी भी कुछ भी असर नहीं आया है और उन्होंने बड़े अच्छे से इस मूवी में जोक्स डाले हैं जो जस्टिस लीग की तरह किसी ऑकवर्ड मोमेंट पे नहीं आते हैं। वहीं हम सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो वो भी ये मूवी में बहुत अच्छे से किया गया है, जहाँ पे कैमरा ने बराबर उस कैरेक्टर को फॉलो किया है जिसे हम उस टाइम पे देखना चाहते हैं। और इस मूवी में भी कुछ ऐसे सीन्स हैं जो पुराने वंडर वुमन की जगह बरोबर आए हैं, जैसे कि नो मैंस लैंड वाले सीन को ये इजिप्ट में हुई लड़ाई या ये व्हाइट हाउस में हुई लड़ाई बड़ा अच्छा दर्शाती है। और डायना और स्टीव के उस प्लेन वाले सीन का या वंडर वुमन के उस फ्लाइंग सीन की तो बात ही अलग है, जो इस मूवी में और भी जान डाल देती है, बिल्कुल मैन ऑफ स्टील की फ्लाइंग सीन जैसा। तो हमें सिनेमाटोग्राफी से भी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। फिर हम एक्टिंग की बात करें तो यहाँ पे अगर मैं किसी की एक्टिंग से खुश हूँ तो वो है हमारी क्रिस्टन विग। तो जैसे वंडर वुमन 1 में हम गैल गैडोट की एक्टिंग और उनकी खूबसूरती से मोहित हो गए थे, जिससे हम ये तो जान लिए थे कि वंडर वुमन में अभी फिलहाल गैल गैडोट को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, वैसे ही इस मूवी से भाई मुझे तो क्रिस्टन विग से प्यार ही हो गया है, जहाँ पे उन्होंने बड़े अच्छे से एक क्लमजी और नर्डी टाइप के कैरेक्टर प्ले किया। और जैसे धीरे धीरे वो एक स्टाइलिश, मॉडर्न, फुल क्लासी और खूबसूरती का कहर ढाने वाली नारी में चेंज हुई है, ये हमें उनकी एक्टिंग से पता ही नहीं चलता कि ये कोई एक्टिंग कर रहा है या फिर सच्चे में वो ऐसे इवॉल्व हो रही है, बिल्कुल वॉकिंग फिनिक्स से जोकर के जैसे। और सबसे बेस्ट तो वो सीन था जब वो फुल चीता के रूप में आ गई थी। भाई मुझे तो वो पूरे मूवी में सबसे ज़्यादा खूबसूरत तभी ही लग रही थी, और अगर ऐसी कोई बंदी मेरा शिकार करने आएगी तो मैं तो खुशी खुशी खुद उसका शिकार बन जाऊंगा। और देखा जाए तो बारबरा और चीता के रोल को उन्होंने फुल जस्टिस दिया है अपने एक्टिंग से। वही मुझे गैल गैडोट की एक्टिंग में कुछ चेंज नहीं दिखा, और भाई दिखेगा भी क्यों, उन्होंने पहले ही इतनी अच्छी एक्टिंग कर दी है कि कोई चेंज लाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब हम इस मूवी के दूसरे और मेन विलन की बात करें, जो है मैक्सवेल। ओ भाई आप क्या कर रहे हो? हाँ चल निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल। वैसे भी ऑस्ट्रेलिया के अलावा कहीं खेल नहीं पाते हो। हाँ, तो जो है मैक्सवेल लॉर्ड, तो पेड्रो पास्कल ने भी इस मूवी में बड़ी अच्छी एक्टिंग की है। हाँ, लेकिन शायद ये रोल को वो फुल जस्टिस नहीं दे पाए हों, क्योंकि एज अ विलन हमने उनकी होशियारी तो देख ली पर उनका रूडनेस हम नहीं देख पाए। और मुझे लगता है उनका कैरेक्टर का विलन वहीं कुछ जल्दी ही ख़त्म हो गया या लेट आया है। हाँ, पर मैं उनके एक्टिंग स्किल्स पे कोई सवाल उठा नहीं सकता, क्योंकि हमने नार्कोस और मैंडलोरियन में उनकी एक्टिंग देखी है। बस मेरा ये कहना है कि उन्होंने ये विलन को एज ए जोकी वे में ज़्यादा रिप्रेजेंट किया है, ना कि रूड वे में। वहीं क्रिस पाइन के स्टीव ट्रेवर की बात करें तो वो भी एक अच्छे सपोर्टिंग कैरेक्टर का रोल प्ले किए हैं, और सपोर्टिंग से मेरा मतलब सच्ची में सपोर्टिंग है, ना कि लीड। तो अब हम इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे आते हैं, जो है इस मूवी की स्टोरी। पर अगर मेरा पर्सनल व्यू देखें तो मुझे ये मूवी का स्टोरी ही एक ऐसा पॉइंट लगा है जो पहली वंडर वुमन मूवी के मुकाबले वीक था। मतलब इस मूवी में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनका यूटिलाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं किया गया है, और कुछ लूप होल्स भी हैं। तो अगर मैं स्टार्ट से बात करूं तो जो ओलंपिक्स जैसा टूर्नामेंट हमने थेमिस्केरा में देखा, वो अगर इस मूवी में नहीं भी होगा तो भी इस मूवी को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस चीज़ का इस मूवी से आगे कहीं रिलेशन ही नहीं थे। अब कमेंट में कुछ लोग जरूर बोलेंगे जो ये मूवी देखे रहे होंगे कि चूतिया साला कुछ भी बोलता है।
और ये भी बोलेंगे कि एस्टीरिया का इंट्रोडक्शन के लिए वो इम्पोर्टेंट था। तो मैं उन लोग को बोलना चाहता हूँ कि वो एस्टीरिया की स्टोरी डायना ने तो स्टीव ट्रेवर को भी बोली थी कि वो कौन है क्या है, और हमें उस समय एस्टीरिया की फ्लैशबैक फुटेज भी दिखी थी, जिससे अगर वो कंपटीशन का पार्ट नहीं होता तभी भी हमें एस्टीरिया के बारे में पता ही चल जाता। तो अब स्टीव और डायना के एस्टीरिया वाले कन्वर्सेशन की बात हो ही रही है, तो वो हुई थी एस्टीरिया के कवच के ऊपर। और सच्ची बता रहा हूँ, वो कवच बहुत धांसू है, लेकिन जहाँ हमें वंडर वुमन 1 में हमें डायना के लासो, उसके शील्ड, तलवार और उसके ब्रेसलेट्स उसे कैसे मिले ये पता चलता है, वहीं हमें इस मूवी में बिल्कुल पता ही नहीं चला कि डायना को वो कवच कहाँ से मिला। उसे तो बस इतना ही बोल दिया कि वो एस्टीरिया को ढूंढ रही थी और उसे वो कवच मिल गया, जो कि एक डिसअपॉइंटमेंट सा है, क्योंकि हम फैंस ट्रेलर से ही ये क्वेश्चन रखे थे कि डायना को आखिरकार वो कवच कहाँ से मिला। और जो कैरेक्टर हैंडलिंग की बात है, तो कॉनी नील्सन की हिप्पोलिता और रॉबिन राइट के एंटियोप को बस वही स्टार्टिंग के कुछ 2 या 3 मिनट ही मिले, जो उनके रोल को जस्टिफाई नहीं कर पाया। और हम इसे एक प्योर स्टैंड अलोन मूवी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये DCEU के किसी भी मूवी से कनेक्ट नहीं करती है, पहली वंडर वुमन मूवी की तरह। और मेरे लिए सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था वंडर वुमन और चीता की लड़ाई, जो लास्ट के इम्पोर्टेंट एक्शन सीन में से एक है, जो खत्म हो गया कुछ ऐसे। और एज ए सुपर हीरो फैन मेरे लिए वही सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था, क्योंकि जैसा एक्शन सीन हमें वंडर वुमन 1 के लास्ट में एरिस और डायना के बीच में दिखा था, वैसा ये मूवी डिलीवर नहीं कर पाई। और मूवी की स्टोरी थोड़ी बहुत प्रेडिक्टेबल भी थी और कहीं पे भी सस्पेंस नहीं था, पर अगर इन सब पॉइंट्स को नज़रअंदाज कर दे तो मूवी बहुत ही अच्छी थी और एक बहुत ही अच्छा मैसेज पास करती है, जो मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप वो मूवी खुद देख के जाने, या किसी ने देख लिया है तो वो इस मैसेज को अच्छे से समझे। और ये मूवी में मुझे एक पार्ट जो सबसे अच्छा लगा था वो है स्टीव ट्रेवर का रिटर्न, जो कि फुल लॉजिकली बताया है। और जब आप ये मूवी देखेंगे तो आप पैटी जेंकिंस के इस स्टीव ट्रेवर के रिजरेक्शन वाले पार्ट के डायरेक्शन की बहुत तारीफ करेंगे। और मेरे हिसाब से ये एक अच्छा सीक्वल है वंडर वुमन 1 का विद अ डिफरेंट टच। तो अगर अब लास्ट पार्ट पे आए कि आपको ये मूवी थिएटर में जाके देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, तो मैं तो बोलूँगा हाँ, आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये मूवी एकदम एंटरटेनिंग मूवी है और आपको कहीं पे भी पकाएगी नहीं, और आपको लगेगा कि आपने अपने पैसे बिल्कुल सही खर्च किए हैं। और वैसे भी लॉकडाउन में इतने टाइम तक घर पे ही बैठे थे, तो ये मूवी का प्लान अपने दोस्तों के साथ बना के ज़रूर देखें। इससे एक अच्छा खासा एंटरटेनमेंट मिल जाएगा और दोस्तों से भी मिल लोगे। तो मैं तो बोलता हूँ जाओ और देखो, क्योंकि ये मनोरंजन के लिए ही बनी है, जो आपको 98% मनोरंजन दे ही रही है। और लास्ट में अगर मुझे मूवी को रेटिंग देनी हो तो मैं इसे 8.7 की रेटिंग दूंगा, जो कि ऑफकोर्स अच्छा ही है मेरे हिसाब से। और कमेंट सेक्शन में अपनी भी रेटिंग दे देना अगर आपने मूवी देखी है तो व्यूवर्स, यहाँ पे हमारा वंडर वुमन 1984 का रिव्यू खत्म होता है और हमारा IB टॉक्स का एपिसोड 3 भी। तो अगर आपको ये एपिसोड में देख कुछ भी अच्छा लगा, मज़ा आया, तो लाइक करना इस वीडियो को, और मज़ा आया तो शेयर भी करना इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक भी कर देना। मेरे इंस्टाग्राम के लिंक आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मुझे उधर ज़रूर फॉलो करना आगे के वीडियो के अपडेट्स के लिए। और कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आप क्या रेटिंग देंगे इस मूवी को, और IB टॉक्स के 3rd एपिसोड के बारे में भी ज़रूर बताना। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग, राधे राधे।